Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss solution of AITS Min Test 09. फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक अपना फिजिक्स सेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है बच्चे? इफ लैम्डा p एंड लैम्डा e डिनोट्स द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो E इंटू डेल्टा भी होता है. अब यहाँ पे चार्ज प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का सेम होगा. तो ये तो कांस्टेंट हो गया है ना. क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. अब हम लोग जानते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा है ना, वो हो जाता है h/2m_k है ना. तो लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के. तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा है ना. तो मास किसका ज़्यादा होता है जी? तो हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मास अगर प्रोटॉन का बड़ा है तो लैम्डा किसका बड़ा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का. तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन. तो सही आंसर हो जाएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4. कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. Find out the energy that should be added to an electron in terms of initial energy E0 to reduce its de Broglie wavelength from 3 into 10 to the power minus 10 to 1 into 10 to the power minus 10. इसका वेवलेंथ क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए है ना. अभी अभी हमने देखा है जस्ट इसके पहले वाले सवाल में कि लैम्डा जो होता है वो हो जाता है h/√2m_k है ना. K इज द काइनेटिक एनर्जी है ना. K इज द काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ एनर्जी के. तो लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू हो जाएगा √E2/E1. ठीक है. लैम्डा 1 इनिशियली डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना था? 3 into 10 to the power minus 10. लैम्डा 2 कितना करना है जी? 1 into 10 to the power minus 10. ठीक है. इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2/E1. E2 हमें पता करना है, E1 दे रखा है E0. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू √E2/E1. स्क्वायर कर लेंगे तो 9 इक्वल टू हो जाएगा E2/E1 डेट इज E0. E2 हो गया 9 E0 है ना. मतलब एनर्जी को क्या करना होगा? 9 टाइम्स करना होगा. हमसे पूछ रहा है कितना ऐड करना है ना. तो एनर्जी एडेड कितना हो जाएगा? डेल्टा E. तो 9 E0 पहले कितना था? E0. तो हमें ऐड करना पड़ेगा 8 E0 एनर्जी. कितना? 8 E0 एनर्जी. तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Amongst the following relation which one is correct for फोटोन? हम लोग जानते हैं फोटोन के लिए P इक्वल टू E/C होता है. E लिखेंगे तो हो जाएगा P इंटू सी. स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा E² इक्वल टू P² इंटू C². तो सही ऑप्शन आपको दिख गया होगा.
ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो थर्ड का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर 4, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इमिटेड पर सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 500 वॉट इज। क्या दे रखा है सवाल में बच्चे? एक तो वेवलेंथ दे रखा है, वेवलेंथ कितना है? ये दे रखा है 450 नैनोमीटर। ठीक है, पावर दे रखा है, पावर कितना है? 500 वॉट। कितना? 500 वॉट। और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, है ना। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड होता है बच्चे पी लैम्डा अपॉन एच सी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, पी पावर कितना है? 500, लैम्डा कितना है जी? तो ये है 450 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर -9। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा, दे रखा है क्या? 6 इंटू 10 टू द पावर -34। और स्पीड ऑफ लाइट c हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये हो जाएगा 15 450 150 टाइम्स कट जाएगा 3 से, और ये हो जाएगा 25 इंटू 5 125। 1.25 है क्या? हाँ, तो आ जाएगा बच्चे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 21। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई इज सेम। हम लोग जानते हैं कि सारे न्यूक्लियाई का डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होता है। दूसरा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। हाँ, हम लोग जानते हैं आर प्रोपोर्शनल होता है a का पावर 1/3 के। और जब हम लोग डेंसिटी लिखते हैं तो डेंसिटी हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर न्यूक्लियाई का डेंसिटी लिखेंगे तो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मास हो जाएगा कितना? मास हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब A और इंटू m, एटॉमिक मास यूनिट हो गया। वॉल्यूम लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई, R हो जाता है बच्चे R0 A का पावर 1/3 का क्यूब कर देंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो आएगा 4/3 पाई R0 का क्यूब, है ना। तो आप देखेंगे जो डेंसिटी आ रहा है वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। यहाँ A का पावर 1/3 था, क्यूब किया A आया, A और A कट गया। अब सारे न्यूक्लियाई का डेंसिटी यही आने वाला है ना। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, लेट P and E denotes the linear momentum and energy of photon if the wavelength is increased। हम लोग जानते हैं linear momentum फोटोन का हो जाता है h/λ, है ना। एनर्जी लिखेंगे तो हो जाएगा hc/λ, है ना। तो यहाँ पे P बोलें E बोलें, सब के सब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा, है ना, तो ये क्या होगा? P भी डिक्रीज करेगा, E भी डिक्रीज करेगा। तो बोथ P एंड E डिक्रीजेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1। सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 7 नंबर। हाँ,
द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इन मेटल एट 127 डिग्री सेल्सियस इज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है बच्चे H/2m के, है ना। अब प्रोटोन का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे थर्मल मोशन की वजह से, तो हो जाएगा 2m, है ना। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3/2 kT, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है 3/2 kT। तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा बच्चे H/√3 kT। अब इसको आप वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 आएगा। 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टेम्परेचर हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 केल्विन, है ना। कितना 400 केल्विन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, वो आएगा 3 नंबर, दिस 0.126 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, है ना। एक फॉर्मूला भी होता है 12.13/√T, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बता ही देता हूँ, वो होता है एग्जैक्ट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो हाँ, इन सबको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 25.17/√T भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, तो 25.17 √100 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का मतलब। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 400 का 20 बाहर आएगा, है ना, और ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻10, और इसी को लिख सकते हैं 0.126 इंटू 10⁻⁻9, एक पावर घटा दिया, यही तो आंसर है ना। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है 7 का है बच्चे, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। Which of the following figures represent variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? तो हम लोग जानते हैं रिलेशन लैम्डा इक्वल टू H/P होता है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो ग्राफ हो जाएगा हाइपरबोलिक ग्राफ। कौन सा दिख रहा है आपको 3 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। An electron from mass m and photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them is। अब क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का जिसका मास m है और एक फोटोन का एनर्जी सेम है ना। द de Broglie wavelength पूछ रहा है दोनों से, द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength associated with them is। चलिए, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या हो जाएगा जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/√2m/E, ठीक है। फोटोन का वेवलेंथ क्या हो जाएगा जी, तो फोटोन का वेवलेंथ हो जाता है, ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, देखिए लैम्डा इक्वल टू E/C होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा E/C फोटोन का। अभी दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो लैम्डा E/लैम्डा P, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया
ऊपर आ गया Hc और नीचे आ गया E। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them. हमें रेशियो निकालना है। क्या बोला जा रहा है सवाल में, सवाल को पढ़िएगा तो सवाल के अंदर बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एनर्जी दे रखा है E है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे तो हो जाएगा h/√2m है ना, h/p, यही होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और मोमेंटम को हम लोग √2m लिख सकते हैं। अगर फोटोन की बात करें तो फोटोन का हो जाएगा डी ब्रॉगली का वेवलेंथ हो जाएगा hc/e। E इक्वल टू होता है hc/λ, तो लैम्डा इक्वल टू hc/e फोटोन के केस में लिखेंगे। अब इन दोनों का हमें रेशियो पूछ रहा है तो लैम्डा E/λp कर लेते हैं। अब इसमें से इसको डिवाइड कर दिया तो चलो क्या होगा देखो, तो hc/√2me अपॉन, इसको डिवाइड किया हमने, ऊपर hc नहीं है जी, सिर्फ h है, ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएगा hc/e है ना। इसका मतलब हुआ h/√2me, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा E/hc। अब h से h कट गया, यहाँ √e है, ऊपर e है, तो ये आ जाएगा 1/c E/2m का पावर 1/2। क्लियर है बच्चे, का पावर 1/2m यही आने वाला है। तो 1/c E का पावर अपॉन 2m का पावर 1/2। तो सही ऑप्शन हमें दिख चुका है, ऑप्शन नंबर 2। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट 10 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए 10 नंबर देखते हैं। हाँ, मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 टू द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे दो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मिलना, और ये किसके अंदर होता है, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए होता है। तो देख लेते हैं, जनरली पॉसिबल फॉर न्यूक्लियाई विद लो एटॉमिक नंबर, तो सही है, इसका क्यू हो जाएगा। फ्यूजन होता है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए। कन्वर्ट सम मैटर इनटू एनर्जी, सही बात है, कुछ मास क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी में न्यूक्लियर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें मास का लॉस होता है, कन्वर्जन होता है किसमें, एनर्जी में। तो कन्वर्ट सम मैटर इनटू एनर्जी, तो ये भी सही है। तो पी एंड क्यू हो गया पहले का। दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन हायर एटॉमिक नंबर वाले के लिए होता है, तो एक तो आर हो जाएगा, जनरली पॉसिबल फॉर न्यूक्लियर विद हायर एटॉमिक नंबर। और इसमें भी क्या होता है, कुछ मैटर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो पी आर। तो पी क्यू पी आर देख लेते हैं, दो ही से पता चल जाएगा, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर। और कहीं है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वैसे पता चल चुका है, पहला ही आंसर रहा होगा, है ना। आगे देख लेते हैं बीटा डीके। बीटा डीके यहीं पे होने वाला है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कीजिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो एक बीटा प्लस आया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल से, है ना। तो बीटा डीके यहाँ हो रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक क्या, कौन सा है न्यूक्लियर रिएक्शन, दोनों ही है, क्यू भी और आर भी दोनों ही केस में होता है। तो ये सही है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, दो ही से पता चल जा रहा था, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट इन अ एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्सरे इज। सवाल को पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सरे का प्रोडक्शन अगर आपको पता हो तो टारगेट मटेरियल पे हम लोग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाते हैं, और उस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं।
है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वही कन्वर्ट होता है एक्सरे में, फोटोन्स में। किस में? फोटोन्स में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? h बाई लैम्डा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा जी? h बाई लैम्डा के बराबर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन लिखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। तो हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ये क्या हो जाएगा? फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोटोन में, है ना। मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन में, मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन में। तो मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन का वेवलेंथ सबसे कम होगा और कितना होगा उसका एनर्जी? hc बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ से हम लोग h से h को कट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। तो लैम्डा नॉट हो जाएगा बच्चे 2 लैम्डा स्क्वायर m, 2 लैम्डा स्क्वायर m c अपॉन h। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2 लैम्डा स्क्वायर एम सी, 2 लैम्डा स्क्वायर एम सी अपॉन एच, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चे? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if the wavelength of incident light falling on a photosensitive material decreases, then अब वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हो, है ना, वेवलेंथ क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं कि एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखे तो, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं वेवलेंथ को छोटा करूंगा, वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिक्रीज कर रहे हैं। वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। वेवलेंथ को छोटा करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी, ये डिफरेंस बड़ा होगा, और डिफरेंस बड़ा होगा तो वी नॉट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। साफ साफ दिख रहा है ना। वी नॉट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो सही आंसर हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, photons with energy 6 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photon is 3 electron volt. When photons of 8 electron volt are incident on C, no photoelectrons will reach the node A if the stopping potential of A relative to C is। अच्छा, अभी सवाल को पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे कि फोटोन का एनर्जी कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना। ये क्या है बच्चे? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का जो इमिट हुआ है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपको वर्क फंक्शन 5 मिल जाएगा, 6 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि वर्क फंक्शन जो है वो कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटोन जो है इंसिडेंट फोटोन, अब उसका एनर्जी बढ़ा के कर दिया गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो एनर्जी फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब कितना हो गया? 8। वर्क फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना? 3। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया कितना?
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ई वी नॉट के बराबर, है ना। तो वी नॉट इक्वल टू आ गया 5 वोल्ट, है ना। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है नेगेटिव, रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है, तो कितना हो जाएगा -5 वोल्ट। 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, photo cell is illuminated by a point source of light which is placed at a distance d from a cell. If the distance becomes d by 2, then number of electrons emitted per second will be, है ना। देखो बच्चे, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन के, और इंटेंसिटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, है ना। तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इंटेंसिटी कम होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स कम होंगे, इसलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ n1/n2 इक्वल टू R2/R1, इन्वर्सली है का स्क्वायर। ठीक है, तो n1/n2 R2 हो गया बच्चे d/4, इनिशियली था d का स्क्वायर, तो n1/n2 हो गया बच्चे 1/16, कितना हो गया 16, है ना। तो n2 हो गया 16 n1, मतलब जब हमने डिस्टेंस को कम कर दिया, है ना, तो फोटोन जो है वो इंक्रीज हो गया 16 टाइम्स, है ना, 16 टाइम्स, है ना। तो बिकम्स 16 टाइम्स, तो 14 का हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो अपना है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इस सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब इसको देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं रिलेशन कि E-5 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस 5, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं EV0, तो h न्यू इक्वल टू EV0 प्लस 5 हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया E/h V0 5/h बाई, अब यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, तो बाई इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे जो स्लोप देखोगे, स्लोप ये है E/h, स्लोप क्या है बच्चे, E/h, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में क्या है, when light of wavelength 5000 angstrom is incident on a barium emitter, emitted photoelectrons in a transverse magnetic field strength 8 into 10 to the power minus 5 Tesla moves in a circular path, find the radius of circle। अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल हमें कैलकुलेट करना है। ओके, when light of wavelength 5000 angstrom is incident on a barium emitter, बेरियम इमीटर। तो पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन लिख लेते हैं। तो एनर्जी जो फोटोन का होगा बच्चे वो हो जाएगा hc/λ, और ये होता है 12400 अपॉन एनर्जी अपॉन लैम्डा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलेगा। तो 12400 यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रखना है हमें, 12400 अपॉन 5000। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आएगा, बता देता हूं मैं आपको,
2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमीट हुआ होगा उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर लिखें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो ये है 2.48 माइनस वर्क फंक्शन लिखेंगे तो दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ गया 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। अब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, और जब सर्कुलर मोशन करेगा तो रेडियस हो जाएगा R = mv/qv। हम लोगों ने पढ़ा है mv/qv। mv है मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग √2mk/qv भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.8 × 10⁻31 kg। काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अपॉन क्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे भी, और बी दे रखा है 8 × 10⁻⁻5, है ना। तो इसको बाकी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे, और कैलकुलेट करेंगे तभी आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2.9 सेंटीमीटर। कितना आता है बच्चे, 2.9 सेंटीमीटर। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने। जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके फोटोन का एनर्जी लिख लिया हमने। अब वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन का जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ खर्च हो गया, बाकी उसके पास काइनेटिक एनर्जी में चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम लोग जानते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसका रेडियस होता है mv/qv। mv मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम को √2mk लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने इधर कैलकुलेट कर रखा है ना। तो यहाँ पे हमने 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दिया, और नीचे चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड को पुट कर दिया। बाकी सॉल्व करेंगे आप, है ना। तो आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास 9 ही दे रखा है, तो 9.1 नहीं 9 ही ले लीजिएगा। ठीक है। बाकी आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Light of frequency 8 × 10⁻15 Hz is incident on a metal surface. Electron with maximum speed इतना are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission of electrons? Okay. Okay. हम लोग जानते हैं कि एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। एनर्जी को हम लोग लिखते हैं H × F फ्रीक्वेंसी, माइनस वर्क फंक्शन को लिखते हैं H × F0। F0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इधर हो गया काइनेटिक एनर्जी। चाहे तो आप ½ mv² लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड दे रखा है तो ½ mv² ही लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ से पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ HF0। HF0 एक तरफ कर दिया, हो जाएगा HF - ½ mv²। F0 हो गया, H से डिवाइड कर देंगे बच्चे, तो F - mv²/2h। ए रिलेशन आया। अब बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी आपको पुट करना है सब कुछ। फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू दे रखा है,
8 इंटू 10⁻15 माइनस mv²। तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड, इलेक्ट्रॉन है, तो 9.8 इंटू 10⁻31 v² करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन 2h करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34। बाकी इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, है ना। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 1.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजेज व्हेन। हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला अभी लिखा है हमने, क्या आया है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, है ना। अब एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है, Sc/λ माइनस वर्क फंक्शन। अब ऑप्शन चेक करेंगे, इसको और लिख सकते हैं H इंटू एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, लाइट सोर्स इज ब्राउट नियर द मेटल। अब लाइट सोर्स को पास लाओगे तो उसके ना फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ेगा ना वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, इंटेंसिटी का भी कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, है ना, उससे एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिक्रीज, हाँ, वेवलेंथ को कम करोगे तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तीसरा सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डिक्रीज, नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तब ऐसा होता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 19 नंबर, in a photo emissive cell with exciting wavelength lambda the fastest electron have a speed v। अब क्या बोल रहा है बच्चे कि जब लैम्डा इंसिडेंट करवाया तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसका जो मैक्सिमम स्पीड था, फास्टेस्ट जो स्पीड था वो v था। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या, कि E माइनस फाई इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक। अब E कितना है तो Sc/λ हो जाएगा, माइनस फाई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ इज चेंज्ड टू λ/9। अब जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ बदल चुका है, कितना हो गया है, λ/9। तो नया इक्वेशन लिखेंगे तो Hc/λ/9 आ जाएगा नीचे, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा बच्चे। अब काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा तो v² लिख लिया। अब इसी क्वेश्चन को एक बार और आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 9hc/λ माइनस फाई इक्वल टू हाफ mv²। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, दूसरा में पहला से डिवाइड कर देता हूं, दूसरा में पहला से डिवाइड कर देता हूं तो आएगा 9hc/λ माइनस फाई अपॉन hc/λ माइनस फाई, और इधर बच जाएगा बच्चे, सब कुछ कट जाएगा, इधर बचेगा v² अपॉन v², है ना। अब ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, कुछ ऐसे है 3v, 2v से 3v। अब हमें चेक करना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 9 को, अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर और नीचे एक ही जैसा बने इक्वेशन। तो मैं 9 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 कॉमन ले लूँगा बच्चे, तो hc/λ माइनस फाई अपॉन 9, है ना, और इधर हो जाएगा hc/λ माइनस फाई।
ये हो गया v2 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है ना। और 9 को चाहें तो इस तरफ कर सकते हैं, है ना। तो v2 स्क्वायर अपॉन 9v स्क्वायर इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस 5/9 इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस 5। अब ध्यान से देखिए इसको, इन दोनों में कौन बड़ा है? SC बाई लैम्डा माइनस 5/9 बड़ा है या SC बाई लैम्डा माइनस 5 बड़ा है? तो देखो बच्चे, यहाँ पे जो क्वांटिटी माइनस हो रही है वो छोटी है और यहाँ पे जो क्वांटिटी माइनस हो रही है वो बड़ी है। 5/9 इज स्मॉलर देन 5, है ना। तो हमें इतना पता चल रहा है कि डेनोमिनेटर वाला अगर ज़्यादा बड़ा वैल्यू माइनस हो रहा है तो ये छोटा हो गया होगा, है ना, और छोटा वैल्यू माइनस होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि v2 स्क्वायर अपॉन 9v स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या है? दिस इज ग्रेटर देन 1। तो v2 स्क्वायर ग्रेटर देन 9v स्क्वायर हो गया, v2 ग्रेटर देन 3v हो गया, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट विद थिन गोल्ड फॉयल 10,800 scattered alpha particle per unit area per unit minute were observed at angle 60 degree. Find the number of scattered alpha particle per unit area per minute at angle of 120 degree. चलिए, हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट थीटा एंगल प्रोपोर्शनल होता है 1/sin का पावर 4 थीटा बाई 2 की, है ना। तो यहाँ से हम लोग n1 अपॉन n2 लिख सकते हैं बच्चे, है ना, साइन थीटा 2 अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा, इन्वर्सली है इसलिए थीटा 1/2 का पावर 4 कर देंगे, ठीक है। इधर पहले कितना था बच्चे? 10,800। बाद में हमसे पूछ रहा है, बाद में एंगल हो गया 120, तो साइन 120 अपॉन 2, पहले कितना था? 60, पहले 60 था ना, हाँ, 60 अपॉन 2 का पावर 4। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10,800 अपॉन n2 साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया इधर, और अपॉन साइन 31/2 हो गया का पावर 4 हो गया। तो 10,800 अपॉन n2, 2 तो कट जाएगा बच्चे, a2 और a2 कट जाएगा, √3 का पावर 4 9 हो जाएगा, n2 इक्वल टू 10,800 अपॉन 9, ये हो जाएगा 1200, है ना। कितना हो जाएगा बच्चे? 1200। तो 20 का करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखते हैं, चलिए। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द वेवलेंथ बी मैक्सिमम? इसमें से किस ट्रांजिशन में? तो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होता है? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? hc अपॉन डेल्टा ई। एनर्जी जितना कम होगा, डिफरेंस जितना कम एनर्जी का होगा, उतना ही वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस किस में होगा? 1 to 2 हो नहीं सकता, 2 to 3। अब इसमें देखना पड़ेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिख गया, है ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, सबसे कम इसमें आएगा। तो सबसे कम एनर्जी इसमें आएगा, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा क्या होगा? इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो गया 21 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट अगला
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चे। इफ ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन ओमेगा। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ऐसे जानते हैं ओमेगा क्या होता है, v अपॉन आर, है ना। v प्रोपोर्शनल होता है बच्चे z बाई एन के, r प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के, है ना। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं v की जगह पे z बाई एन, हमें तो n का देखना है, तो v की जगह पे हमने z बाई एन कर दिया, r की जगह पे एन स्क्वायर बाई जेड कर दिया, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई एन क्यूब, है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई चाहे तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर सकता है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इसको रिलेट करके बता सकते हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। The excitation potential of hydrogen atom in the second excited state is। अब देखिए ये हो गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। और ये हो गया क्या? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखिए इसका तो एनर्जी जानते ही हैं, यहाँ पे हो जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी अगर लिखेंगे तो हो जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, है ना। द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे डेल्टा ई लिख लेते हैं। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E3 माइनस E1, है ना। तो हो जाएगा -13.6 अपॉन 9 माइनस ऑफ 13.6, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पोटेंशियल लिखना है ना। तो पोटेंशियल लिखना है तो सिर्फ पोटेंशियल का आंसर क्या हो जाएगा? 12.09 वोल्ट। तो सही आंसर हो गया 23 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए करते हैं 24। An electron of a stationary hydrogen atom passes from the fourth energy level to the ground level. The velocity of atom acquired as a result of photon emission will be। अब देखो कोई भी एटम जब फोटोन का एमिशन करेगा, है ना, तो मोमेंटम क्या होता है? बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, जितना फोटोन को मोमेंटम मिलेगा उतना ही मोमेंटम एटम को मिलने वाला है ना। तो पहले तो हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ रेडिएशन 1/λ क्या हो जाता है? आर। कहाँ से कहाँ हो रहा है? पासेस फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, तो 1 और ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आर 1 माइनस 1/16, है ना। 1/λ आ जाएगा 15R अपॉन 16। ये 1/λ आया है ना। हमें क्या लिखना है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? h/λ। क्या होता है? h/λ। इसमें h मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h/λ लिखेंगे तो 15RH अपॉन 16 हो जाएगा बच्चे। और मोमेंटम, ये फोटोन का मोमेंटम मिला हमें। क्या मिला? फोटोन का मोमेंटम। अब हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम एटम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको 15RH अपॉन 16 को लिख सकते हैं m इंटू वी, है ना। m इंटू वी। इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम अ फोर्थ एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। द वेलोसिटी ऑफ द एटम एक्वायर्ड एज रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी। ठीक है, तो ये जो mv के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं 15RH अपॉन
16m, 15RH अपॉन 16m सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक मेरे को जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे m इज द मास ऑफ एटम होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग एटम का और फोटोन का मोमेंटम सेम होगा, है ना, तो यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो, तो मास ऑफ ये क्या होना चाहिए, एटम, या मास ऑफ प्रोटोन भी चलेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो प्रोटोन का मास लगभग एटम के मास के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। In Bohr's model of hydrogen atom, the force on the electron depends on the principal quantum number. क्या हमसे पूछ रहा है इस सवाल में? बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमसे पूछ रहा है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, फोर्स क्या होता है जी? mv²/r, है ना, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v²/r। अब अभी हमने पढ़ा है v इज प्रोपोर्शनल टू z/n, है ना, तो 1/n के प्रोपोर्शनल है, और r n² के प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी n² के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ, वो बता देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है और r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो v की जगह पे 1/n रख दिया, r की जगह पे n² रख दिया। तो ये बच्चे यहाँ से आप करेंगे फाइनली, तो ये आएगा f प्रोपोर्शनल टू 1/n², n² n का पावर 4। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए जी? नंबर ऑफ फोटोन्स विल बी मोर, गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, गलत है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी लेस, गलत है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। थ्योरी का पार्ट है, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट 27, बीटा डिके मीन्स इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। बीटा डिके का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहाँ से? न्यूक्लियस से। कहाँ से? न्यूक्लियस से। तो चलिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट गलत है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट गलत है। स्टेबल न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। स्टेबल रहेगा तो बीटा इमिशन क्यों करेगा, है ना। रेडियो एक्टिव होता है इसलिए वो क्या करता है, बीटा इमिशन करता है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। 28, इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, है ना। वो कितना है? 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फाइंड इट्स मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन का दे रखा है ना, ड्यूट्रॉन का। तो ड्यूट्रॉन का मतलब H2, हाइड्रोजन का 2 मास, है ना। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी लिखें तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इंटू 2, है ना, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो ये 2 हो गया। मास नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा M इंटू C², है ना। अब हम लोग जानते हैं, हमें एटॉमिक मास यूनिट में लिखना है, तो डेल्टा M 1 एटॉमिक मास यूनिट में जो एनर्जी होता है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना? 2.24।
तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻6 है ना। इधर भी 931.5 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.4 इंटू 10⁻³ U, है ना। कितना? 2.4 इंटू 10⁻³ 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, find the amount of energy produced in joule due to fission of 2 gram uranium 235 assuming that 0.2% of mass is transformed into energy। एटॉमिक मास इतना, एवोगाड्रो नंबर दे रखा है। टेक द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल सीखना पड़ेगा। तो 2 ग्राम में 235 एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, जो कि दे रखा है 6 इंटू 10⁻23, है ना। इतना नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल गया। किसका? यूरेनियम 235 का। अब इसमें से बोल रहा है कि 0.2% ही 0.2% ही जो मास है वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो 0.2/100 लिख लेंगे इनटू, है ना। अब इतना नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसका इतना परसेंट फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और पर फ्यूजन जो एनर्जी रिलीज हो रहा है बच्चे वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6, अब इसको जूल में लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतना एनर्जी रिलीज होने वाला है, दिस मच एनर्जी, है ना। बाकी इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो ये आएगा 3.3 इंटू 10⁸ जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 3, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। Consider the following statements and select the correct option। एनर्जी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर। सही बात है। एनर्जी कैलकुलेटेड एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज सम एरर। ये भी सही बात है। अ मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन। ये भी सही है। ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल 1, 2 एंड 3, है ना। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। When machine gun fires n bullet per second with kinetic energy k, the power of gun। तो पावर होता है बच्चे वर्क डन अपॉन टाइम और डेल्टा के अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे n बुलेट पर सेकेंड है, तो n और हर का काइनेटिक एनर्जी k है, तो पावर n इंटू के। सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पावर p जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ऑल्सो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32, if the angular momentum of a alpha particle of mass m rotating along a circular path of radius r with uniform speed is L, the centripetal force acting on particle is। angular momentum हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है mvr और ये क्या है जी? L। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना है? सेंट्रिपिटल फोर्स।
तो हम लोग यहाँ से m भी लिख सकते हैं, तो L/R हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं बच्चे, तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, इधर L स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा। m से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर m v स्क्वायर हो जाएगा और इधर L स्क्वायर अपॉन m R स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ m से डिवाइड किया, ध्यान से देखो आसानी से बन रहा है ना। m भी r l, तो m भी हो गया L/R, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब इधर m से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है एक्चुअली में, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m भी स्क्वायर बाई r, तो r से हमने डिवाइड कर दिया, तो इधर भी r से डिवाइड करना पड़ेगा, तो L स्क्वायर अपॉन MR³ बन रहा है ना। तो L स्क्वायर बाई MR³ पहला ही ऑप्शन है, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। चलिए 33, the velocity of water in a river is 27 km/h near the surface. If the river is 3 meter deep, find the shearing stress between the horizontal layers of water. The coefficient of viscosity is given as ईटा दे रखा है 10⁻⁻² poise, है ना। poise होता है बच्चे CGS यूनिट, तो अगर इसको SI यूनिट में लिखेंगे तो ये 10⁻³ SI यूनिट में हो जाएगा, है ना। SI यूनिट में अगर CGS को कन्वर्ट करते हैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया 10⁻³ दूसरा वेलोसिटी दे रखा है 27 km/h है, तो 5/18 हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 15/2, 3 to 15/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपर लेयर का है बच्चे, रिवर का अपर लेयर। अब जो डीप नीचे वाला जो लेयर होगा वो ऑलमोस्ट रेस्ट में होगा, है ना। हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो कि होता है dv/dx, है ना। तो नीचे तो 0 है, ऊपर का वेलोसिटी हमें पता है, तो ये हो जाएगा 15/2/3, कितना 15 तो ये हो जाएगा 5/2। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया बच्चे 5/2। अब जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है F/A वो होता है ईटा इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। अब ईटा दे रखा है कितना, SI यूनिट में लिखेंगे तो 10⁻³ और dv/dx कितना है 5/2, है ना। तो आया 2.5 इंटू 10⁻³, 2.5 इंटू 10⁻³, है ना। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 34, a flask contains a monoatomic and diatomic gas in the ratio of 9:1 by mass at a temperature of 400 Kelvin. The ratio of average kinetic energy per molecule, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, मास से कोई मतलब ही नहीं है, तो 1:1। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट 35 की तरफ चलते हैं। हाँ, a ball of mass 15 kg carrying a charge 10⁻⁻6 moves from point A to B, A से B मूव कर रहा है। A का पोटेंशियल दे रखा है 1200, B का पोटेंशियल दे रखा है 400, ठीक है। 1200 वोल्ट है यहाँ पे, 400 वोल्ट है, और एक बॉल को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, है ना। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ले जा रहे हैं। तो लॉस आ जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, है ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, है ना। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के हमसे पूछ रहा है, लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ Q इंटू डेल्टा V। Q है 10⁻⁻6
और 1200 माइनस 400 डेल्टा के, है ना। तो हो गया 800 डेल्टा के इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻6 और 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है बच्चे, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए बच्चे ये दोनों सीरीज में है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी माफ कीजिएगा, सीरीज बोल रहा हूँ। ये दोनों पैरेलल में है, एक ही पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है। तो 12 4 पैरेलल हो गया कितना, 12 इंटू 4 और 16, 3 ओम आएगा 3, और ये 9 और 3 कितना हो जाएगा। इसको फिर से बना देता हूँ, नहीं तो रीड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में आए ना आए, रीड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, देखो 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 ये सारे पॉइंट्स ना यहाँ से यहाँ तक एक ही पॉइंट है। तो इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। इस सर्किट में 3 ही पॉइंट्स हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ए है और एक बी है ना, और एक बीच में सी है। अब रेजिस्टेंस को फिर से हम ड्रॉ करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस 4 ओम दिख रहा है किसके किसके बीच में जी, सी और ए के बीच में। तो चलो सी और ए के बीच में एक कनेक्ट कर दिया 4 ओम। ठीक है, फिर दूसरा ए भी यही है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम ही पॉइंट है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर इससे सी और ए के बीच में है 12 ओम, है ना, तो 12 ओम है ना। तो ये पैरेलल में मैं बोल रहा था आपको, देखो पैरेलल में। ठीक है, फिर मैं क्या देख रहा हूं कि ए और बी के बीच में एक है, तो ए से इधर आएगा, और एक कितना है जी 24 ओम, और एक सी और बी के बीच में है, वो कितना है जी 9 ओम। तो यही इफेक्टिव सर्किट है बच्चे, इसका इफेक्टिव सर्किट जो है वो यही वाला है। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 और 4 का 3 हो जाएगा, है ना, 12 4 का 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 24 का 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24, तो 12 24 36 8 ओम आने वाला है। सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चे, तो 36 का करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे हम लोग 37 नंबर। अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट 15 एम्पियर, एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है कितना 15 एम्पियर। ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.5 टेस्ला, देन मैग्नेटिक फोर्स लेंथ दे रखा है जी 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 मीटर। मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है BIL साइन थीटा, बी हो गया कितना 0.5, है ना। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो 0.5, आई कितना हो गया 0.12, और एल कितना हो गया, सॉरी एल ही 0.12 है, और आई कितना हो गया 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.9 न्यूटन, है ना। ये हो गया 6 और 15 इंटू 6 0.9 न्यूटन। तो सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, तो 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38। इन एन AC सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है इक्वल टू 400√2 sin 100t volts in is connected to a capacitor of capacitance। तो C दे रखा है 5 माइक्रोफैराड। अब इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिलेगा आपको 100,
ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा 100। अब XC अगर कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस लिखें तो 1/ओमेगा C होता है, तो 1/5 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा बच्चे, ऊपर जाएगा तो 10⁻4/5 हो गया। कितना हो गया 10⁻4/5। तो 4 का मतलब 5, तो हो जाएगा 2000 ओम। कितना हो जाएगा 2000 ओम। सही लिख रहा हूँ, 1 मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ। 5 माइक्रोफेराड, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 100 हुआ, 10⁻⁻4 हुआ, ऊपर गया तो 10⁻4/5 आया। तो ठीक है, ये हो गया 5 से 2 2000 आया। ठीक है, 2000 XC आया बच्चे। अब यहाँ से हम लोग E0 दे रखा है 400√2, ERMS लिखेंगे तो हो जाएगा E0/√2 जो कि 400 आएगा ना। अब I होता है बच्चे ERMS/XC, तो ERMS हो जाएगा 400/2000, 1/5 0.2 एम्पियर आने वाला है। तो सही ऑप्शन नंबर 4। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 चलिए देखते हैं। 39 light travels in a two medium m1 and m2 with a speed 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहां से आप देख सकते हैं कि जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा वो रेयरर होगा और जिसमें स्पीड कम होगा वो डेंसर होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं v = c/μ होता है, तो v1 = c/μ1 हो गया, v2 = c/μ2 हो गया, v1/v2 अगर लिखेंगे तो μ2/μ1 आएगा। ठीक है बच्चे, तो μ2/μ1 अगर लिखेंगे तो 2.5 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, ये आ जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा 5/4। ये μ2/μ1 है, दूसरा वाला मीडियम। अब v1/v2 हमने नहीं लिखा है, सॉरी हमने लिखा है v2/v1, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हमने इसको पलट के लिखना है। कोई नहीं, हाँ चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं। v1 कितना है जी, v1 है 2 इंटू 10⁸, उल्टा लिख दिया था। v2 है 2.5 इंटू 10⁸, है ना, तो आएगा 4/5, है ना। क्या आया 4/5 μ2/μ1, है ना। तो म्यू लिखेंगे, है ना, म्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, म्यू हो जाएगा 5/4। डेंसर बाई रेयरर मैं लिख रहा हूँ, म्यू का मतलब है डेंसर अपॉन रेयरर, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स 1/μ, तो क्रिटिकल एंगल लिखेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 होगा। अब साइन इनवर्स 4/5 देख लेते हैं, ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे इसको दूसरे में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो ये तो नहीं आना है ना, कॉस में आना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साइन में है। टैन में चेंज करते हैं, तो टैन इनवर्स 4/5, देखो टैन में ऊपर p होता है तो 4 ही रह जाएगा, b हो जाएगा 3, टैन इनवर्स 4/3 है क्या, सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 4/5, है ना। अब यहाँ से आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर रेयरर मीडियम का है, नीचे डेंसर मीडियम का है ना। हम जनरली हम लोग डेंसर बाई रेयरर लिखते हैं म्यू, तो 5/4 हो गया, ठीक है। डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम के रिलेटिव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4। बाकी क्रिटिकल एंगल हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1/μ होता है, हमने पुट कर दिया। अब साइन वाला ऑप्शन था नहीं तो टैन में कन्वर्ट करना पड़ा, क्लियर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
In Young's double experiments, the minimum amplitude is obtained when the phase difference of superposition wave. अब देखो फॉर्मूला तुम जानते हो एम्पलीट्यूड का, ए हो जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, है ना। तो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड cos फाई क्या होना चाहिए, -1, और cos फाई -1 कब होता है, जब फाई होता है 2n-1 पाई, मतलब पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, ऐसे, है ना। तो सही ऑप्शन आपको दिख गया होगा, 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट 41 देखेंगे। न्यूक्लियर फोर्स आर, फैक्चुअल सवाल है। स्पिन इंडिपेंडेंट एंड सेंट्रल, सेंट्रल तो नहीं होता है ना, तो सेंट्रल नहीं होगा। स्पिन इंडिपेंडेंट एंड नॉन सेंट्रल, स्पिन पे डिपेंड करता है और नॉन सेंट्रल होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है ना। फैक्चुअल है, आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तब उसमें आपको इसका डेटा मिलेगा। क्लियर है। 42 कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिजन प्रोसेस। अब इस फिजन प्रोसेस में हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होता है, काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ अगर न्यूक्लियॉन्स करें, ठीक है, या पहले चार्ज ही कर ले, तो 92 है, यहाँ तो चार्ज है नहीं, प्रोटॉन। यहाँ पे 38 है, तो 38 प्लस 54 आएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये नहीं होना है, बाकी ये तीनों में से कोई हो सकते हैं। ऊपर अगर देख लें कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो इधर हो गया 235 प्लस 1 236, इधर 90 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 236 माइनस 90, 246 होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो 246 किस में है, तो 143 प्लस 3 इसी में तो है, बाकी तो और किसी में है नहीं, बाकी किसी में नहीं है बच्चे, इसी में है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। तो 42 का 1 था, 43 देखेंगे हम लोग। द मास ऑफ लिथियम इज 0.4 U लेस देन सम ऑफ द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मास एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, तो हर एक एटॉमिक मास यूनिट के साथ इतना एनर्जी एसोसिएटेड होता है। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी, है ना। हमसे पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 43 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चे। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 7.6 फॉर मी, देन रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस विल बी, x का दे रखा है। हम लोग जानते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3। किसके प्रोपोर्शनल होता है, a का पावर 1/3। अब यहाँ से हम लोग r1 अपॉन r2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 का पावर 1/3। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। r1 कितना है, r1 है 7.6, r2 हमें पता करना है, a1 था 256, a2 है 4 का पावर 1/3। अब 7.6 अपॉन r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 64 का पावर 1/3। तो r2 इक्वल टू हो जाएगा 7.6 अपॉन 4, ये आ जाएगा 1.9 फॉर मी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। r1 बाई r2 इक्वल टू a1 बाई a2 का पावर 1/3 हम लोग जानते हैं रिलेशन।
हमने बस पुट किया है, यहाँ 64 आ जाएगा, 64 का क्यूबिक रूट हो जाता है 4, तो R2 का वैल्यू हमें मिल गया। क्लियर है। 35 नंबर, एज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं जो डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल के बीच में, क्या होता है बच्चे, डिक्रीज करता है। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। 46 नंबर, 46 नंबर, if V1 is the frequency of the series limit of Lyman series, V1 is the frequency limit of series limit, series limit का मतलब frequency देखो बच्चे, frequency हो जाएगा C अपॉन लैम्डा, है ना, और ये हो जाएगा RC, है ना। सीरीज लिमिट का मतलब इनफाइनाइट से जब फॉल करे, तो जो न्यू1 है वो तो RC हो गया, न्यू2 लिखेंगे तो भी RC होगा, और दूसरा वाला कौन सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन, फर्स्ट लाइमन सीरीज, मतलब 1 माइनस 1/4, 3RC/4 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा फ्रीक्वेंसी जो है वो है किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर, तो बार्मर का हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इन्फिनिटी सीरीज लिमिट के लिए, है ना, तो ये हो जाएगा RC/4। तो न्यू1 है RC, न्यू2 है 3RC/4, तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि न्यू1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, न्यू2 प्लस न्यू3 है कोई ऑप्शन क्या, न्यू1 इज इक्वल टू न्यू1 प्लस न्यू3, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन न्यू2 इक्वल टू है, न्यू2 इक्वल टू हो जाएगा न्यू1 माइनस न्यू3, न्यू1 माइनस न्यू3 इक्वल टू न्यू2, पहला ही आंसर है। तो 46 का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 47, इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करंट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर 0। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियस से एकदम जाके टकरा रहा है ना, तो वापस रिबाउंड बैक करेगा, जो स्कैटरिंग एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 number, according to the Bohr theory the wave number of last line of Paschen series, Paschen series Lyman Balmer Paschen, है ना, वेव नंबर पूछ रहा है 1/λ, तो R, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लास्ट लाइन है तो इन्फिनिटी, R/9 होगा बच्चे वेव नंबर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1.1 इंटू 10⁻7 अपॉन 9, है ना, तो 1.1 अपॉन 9 करेंगे तो ये तो लग रहा है कि 1.22 ही आएगा, फोर्थ ऑप्शन। 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। 49 नंबर देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस आर नॉट द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम लोग जानते हैं आर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n²/z के, तो R1/R2 n1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पहले R0 था, R2 निकालना है, पहले 1 था बाद में 3 हो गया, तो R2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 9R0, साफ साफ दिख रहा है। 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल 50 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ हाइड्रोजन एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंडिपेंडेंट है, हमें देखना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं ई जो है
प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के, आर प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के, और ई इंटू आर अगर कर दें, है ना, तो ई इंटू आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर कट गया तो जेड के प्रोपोर्शनल आया, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया एन से, है ना। तो पहला ही आंसर हो गया जी, चेक करना पड़ता है इस तरह के सवाल में, है ना। तो 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक सॉल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको ये पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।